नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल इग्नू स्मार्ट एग्जाम प्रेप पर। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं BSSS 183 का दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इग्नू के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आज के इस महामैराथन वीडियो में हम पूरे 50 प्रश्नों को न सिर्फ हल करेंगे बल्कि उनके पीछे के कंसेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे ताकि एग्जाम में सवाल थोड़ा घूम कर भी आए तो आप उसे छोड़े नहीं। बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इग्नू से जुड़ी सटीक तैयारी आपको यहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले सवाल पर आते हैं। सवाल है, उपहार विलेख क्या है? हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला, यह एक वैध और कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत स्पष्ट स्वामित्व वाला एक वैध व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी अचल संपत्ति बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देता है। दूसरा, यह एक वैध और कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत स्पष्ट स्वामित्व वाला वैध व्यक्ति स्वेच्छा से एक निर्दिष्ट मौद्रिक प्रतिफल के साथ अपनी अचल संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देता है। तीसरा विकल्प है, यह एक वैध और कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत स्पष्ट स्वामित्व वाला एक वैध व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति को एक निर्दिष्ट मौद्रिक प्रतिफल के साथ किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित करता है। चौथा विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर है, यह सही उत्तर ऑप्शन संख्या 1 है। यह एक वैध और कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत स्पष्ट स्वामित्व वाला व्यक्ति जो है स्वेच्छा से अपनी अचल संपत्ति को बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देता है। तो चलिए अब इसके थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं कि उपहार विलेख क्या है। तो जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बिना किसी पैसे के अपनी संपत्ति किसी और को जो है गिफ्ट के रूप में देता है, उसे ही हम उपहार विलेख कहते हैं। तो उपहार विलेख के लिए शर्तें क्या हैं? यहाँ पर 2 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है, पंजीकरण कराना अनिवार्य है, फिर यहाँ पर स्वैच्छिक हस्तांतरण होता है, यानी कि जो संपत्ति है अचल संपत्ति इसको पूरी तरह अपनी मर्जी से दिया जाता है, ना कि किसी दबाव में। फिर शून्य प्रतिफल भी यहाँ होता है। शून्य प्रतिफल का मतलब ये है कि आपको जो है आपकी संपत्ति के बदले कोई पैसा या वस्तु नहीं मिलेगा। फिर जो इम्पोर्टेंट बात है यह है कानूनी वैधता, यानी यह एक जो है रजिस्टर्ड दस्तावेज होता है जिसे बाद में आसानी से बदला नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारी सामान्य जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। प्रश्न है, CPR से आप क्या समझते हैं? हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला, यदि किसी व्यक्ति की सांस या हृदय रुक जाए तो यह उसकी जान बचाने में मदद करने वाली एक आपातकालीन प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो यह उसकी जान बचाने में मदद करने वाली एक आपातकालीन प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति को रक्तस्राव हो रहा है तो उसकी जान बचाने में मदद करने के लिए यह एक आपातकालीन प्रक्रिया है। उपयुक्त में से अधिक। यहाँ पर इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 है। जब किसी व्यक्ति की सांस या हृदय रुक जाती है तो वह उसकी जान बचाने में मदद करने वाली एक आपातकालीन प्रक्रिया है। आइए अब थोड़ा CPR के बारे में समझते हैं। CPR का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। यह एक आपातकालीन तकनीक है जो दिल का दौरा पड़ने या सांस रुकने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा है। यहाँ पर रक्त प्रवाह जो है वह बनाया जाता है शरीर में, यानी कि छाती को दबा करके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों खासकर मस्तिष्क तक खून पहुँचाया जाता है। इस CPR को जीवन रक्षक प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि अगर सही समय पर CPR दिया गया तो अस्पताल पहुँचने से पहले जान बचाने की संभावना को यह दोगुना कर दिया जाता है। और CPR देने में जो है 30 बार छाती दबाने के बाद 2 बार जो है सांस दिया जाता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ा हुआ है। सवाल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आशा का अर्थ है। विकल्प है, प्रमाणिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वार्षिक सामाजिक स्वास्थ्य उपलब्धियां या मान्यता प्राप्त गंभीर कार्यकर्ता। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प संख्या 2 है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो
आशा जो है इसको स्वास्थ्य व्यवस्था में ग्रामीण कड़ी माना जाता है। ये ग्रामीण महिलाओं और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या करती है, एक मजबूत कड़ी का काम करती है। इनका मुख्य काम टीकाकरण, स्वच्छता और प्रसव सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इनके काम के आधार पर इन्हें सरकार से प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। इसके साथ साथ आशा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल संख्या 4 है, जेरोंटोलॉजी यानी जरा चिकित्सा का अध्ययन क्षेत्र है। विकल्प है, पहला जेनेटिक मेडिसिन, दूसरा जेनेटिक चिकित्सा, तीसरा उम्र बढ़ने और वृद्ध लोगों से संबंधित मुद्दे, या चौथा उपयुक्त में एक से अधिक। इसमें जो है जेरोंटोलॉजी में उम्र बढ़ने और वृद्ध लोगों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो जेरोंटोलॉजी जो है जरा चिकित्सा, यह एक बहुआयामी अध्ययन है। इसमें बुढ़ापे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह वृद्धों की जो समाज में बदलती भूमिका है उसको भी समझने में मदद करता है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल पूछता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में NLEP का अर्थ क्या है। विकल्प हैं, राष्ट्रीय फेफड़े परीक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय लेजर परीक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय सुस्ती उन्मूलन कार्यक्रम। तो NLEP का अर्थ है नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम इसका जो है सही उत्तर है। आइए अब इस कार्यक्रम के बारे में समझते हैं। तो NLEP को जो है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य भारत को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाना है। इसके तहत जो है सभी सरकारी अस्पतालों में MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी मुफ्त दी जाती है, और यह जो है समाज में कुष्ठ से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना भी इसका हिस्सा है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर, तो यह पूछता है विकलांगता के प्रति दान दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला, विकलांग व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे अपना काम स्वयं करने में असमर्थ होते हैं। दूसरा, यह विकलांगता को एक त्रासदी यानी एक समस्या के रूप में देखता है। बिना विकलांगता वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी त्रासदी के लिए दया महसूस करें, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अब आइए थोड़ा सा विकलांगता दृष्टिकोण के बारे में समझते हैं। तो यह जो है दया की भावना दिखाता ही है। यहाँ पर विकलांगता को बीमारी या दुख के रूप में देखता है, अधिकार के रूप में नहीं। इसमें माना जाता है कि विकलांग व्यक्ति जो है दूसरों की मदद या दान पर निर्भर है, और यह जो दान दृष्टिकोण है यह सबसे पुराना नजरिया है। इसमें व्यक्ति की क्षमताओं के बजाय उसकी कमी पर जो है ध्यान दिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। यह प्रश्न है, हीमोफीलिया है। विकल्प है, एक एक्स लिंक्ड जन्मजात रक्तस्राव विकार जो जमावट कारक 8 या 9 की कमी के कारण होता है, या एक न्यूरोलॉजिकल गतिशील विकार है। तीसरा, यह एक सूजन संबंधी तंत्रिका रोग है, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो हेमोफीलिया जो है यह एक एक्स लिंक्ड जन्मजात रक्तस्राव विकार है जो जमावट कारक 8 या 9 की कमी के कारण होता है, इसलिए सही विकल्प 1 होगा। तो चलिए हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रक्त विकार है जिसमें इंसान के शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है उसका कमी होता है। यह आनुवांशिकी रूप से जो है बच्चों में जीन्स के जरिए आता है। इसमें होता क्या है कि अगर हल्का सा भी चोट लगेगा तो शरीर के अंदर या बाहर जो है भारी रक्तस्राव हो सकता है, यानी इस बीमारी में शरीर में खून का थक्का बनना या हेमोग्लोबिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, बौनापन है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला, जब किसी व्यक्ति का कद आनुवांशिक या चिकित्सीय कारणों से छोटा होता है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति को आनुवांशिक या चिकित्सीय कारणों से सुनने में कमी हो। तीसरा, जब कोई व्यक्ति आनुवांशिक या चिकित्सीय कारणों से अकेला हो। चौथा, जब कोई व्यक्ति आनुवांशिक या चिकित्सीय कारणों से भावुक होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह विकल्प संख्या 1 है कि आनुवांशिक और चिकित्सीय कारणों से छोटा होता है व्यक्ति का कद। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं कि बौनापन जो है यह क्या होता है। तो यह शारीरिक स्थिति है व्यक्ति की। यहाँ पर मुख्य रूप से हार्मोन की कमी या हड्डियों के विकास की समस्या के कारण यह बौनापन होता है।
पहचान कैसे होता है? तो जब वयस्क हो जाता है इंसान और उसका कद जो है 4 फीट 10 इंच यानी 147 सेंटीमीटर से कम रहता है तो उसे जो है बौनापन की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई जो है मानसिक अक्षमता वाली बीमारी नहीं है, इसलिए समाज में उन्हें भी जो है बराबरी का हक मिलना चाहिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 9। यह प्रश्न है, बेंचमार्क विकलांगता क्या है? तो पहला विकल्प है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लिखित निर्दिष्ट विकलांगता का 35% से कम नहीं होने वाला व्यक्ति। दूसरा है उसी में 50% से कम नहीं होने वाला व्यक्ति। तीसरा विकल्प है 60% से कम नहीं होने वाला व्यक्ति। और चौथा है कि जो RPWD अधिनियम 2016 है उसमें जो निर्दिष्ट विकलांगता है उससे 40% से कम नहीं होने वाला व्यक्ति। इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प संख्या 4 है, यानी कि जो RPWD अधिनियम 2016 है उसमें उल्लिखित जो निर्दिष्ट विकलांगता है उसमें 40% से अगर ज़्यादा विकलांगता है तो उसे बेंचमार्क विकलांगता माना जाता है। आइए समझते हैं थोड़ा बेंचमार्क विकलांगता के बारे में। तो इसके लिए जो कानूनी मानक है वह है RPWD एक्ट के तहत 40% से कम अगर विकलांगता है तब उनको जो है एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें आरक्षण, पेंशन या अन्य सुविधाएं जो है उस विकलांग व्यक्ति को मिलती है और इसका जो निर्धारण है सरकारी मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। यानी कि याद रखिएगा, बेंचमार्क विकलांगता में जो है 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी जो है यह कार्ड बनता है और उन्हें बहुत सारा लाभ मिलता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। ट्रांसजेंडर का अर्थ है, यहाँ पर विकल्प है ऐसे व्यक्ति जो अपने जैविक लिंग के समान लिंग की पहचान करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी लिंग से पहचान करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने जैविक लिंग के विपरीत लिंग की पहचान करते हैं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 होगा, यानी वैसे व्यक्ति जो अपने जैविक लिंग के विपरीत लिंग की जो है पहचान करते हैं। तो लैंगिक पहचान जो है ये जन्म से ही व्यक्ति का निर्धारित होता है। तो इसमें जो है ट्रांसजेंडर वाले कैटेगरी में विविधता होती है। इसमें ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन या नॉन बाइनरी लोग शामिल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नालसा फैसले के जरिए इनको भी थर्ड लिंग के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों हमने पहले 10 सवाल का पोस्टमार्टम यानी पूरे डिटेल में एक्सप्लेन देखा। अगर आपको यह वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक यूट्यूब को बताता है कि यह कंटेंट हेल्पफुल है और हमारी पहुंच और भी छात्रों तक बढ़ाती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यह पूरा PDF जो है टेलीग्राम पर डालूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब सवाल 11 देखते हैं। यह है SDGs का मतलब है। विकल्प है माल की सतत मांग, दूसरा वस्तुओं का सतत विकास, तीसरा सतत मांग लक्ष्य, चौथा सतत विकास लक्ष्य। तो इसका सही विकल्प संख्या 4 सतत विकास लक्ष्य है। आइए अब थोड़ा SDG के बारे में समझते हैं। तो SDG जो है यह यूनाइटेड नेशंस द्वारा तैयार किया गया एक रोड मैप है। इसमें कुल 17 लक्ष्य शामिल हैं जिसमें गरीबी हटाओ, भूखमरी, क्लाइमेट एक्शन जैसा चीज़ शामिल है और इन लक्ष्य को दुनिया भर में 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया गया है। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। IMPS का मतलब है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला तत्काल भुगतान सेवा, दूसरा तत्काल मौद्रिक भुगतान सेवा, तीसरा तत्काल धन भुगतान सेवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह है तत्काल भुगतान सेवा। आइए अब थोड़ा IMPS के बारे में जानते हैं। तो यह जो है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है और यहाँ पर 24/7 सेवा उपलब्ध रहता है। पैसा तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में पहुँच जाता है। मेनली जो है मोबाइल बैंकिंग के जरिए इसको यूज़ किया जाता है और बैंकिंग को आसान बनाया जाता है और इन सब का जो मैनेजमेंट है वह NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है देखता है। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। यह प्रश्न पूछता है ATM का मतलब है किसी भी समय पैसा, स्वचालित समय पैसा, प्रमाणित टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन। तो इसका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 4 स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोला जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ATM जो है यह सेल्फ सर्विस यानी बिना बैंक कर्मचारी के बैंकिंग लेन देन की सुविधा देती है। यहाँ पर कैश निकालने के अलावा चिप पिन बदलना, बैलेंस चेक करना जैसा भी काम कर सकते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड और गुप्त पिन की भी आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है लोग फॉर्म में। तो फुल फॉर्म जो है इसका स्वचालित टेलर मशीन होता है ATM का। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। बैंक खातों में नामांकन का अर्थ है। तो हमारे पास
4 विकल्प हैं। पहला विकल्प, बैंक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करता है जिन्हें ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में ग्राहक के खाते में पड़ा पैसा हस्तांतरित किया जाए। दूसरा, कि ग्राहक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करता है जिनको उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके खाते में पड़ा पैसा नहीं जाना चाहिए। तीसरा, कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करता है ग्राहक जिनको उनके खाते में पड़ा पैसा उसकी मृत्यु की स्थिति में जाना चाहिए। चौथा, कि बैंक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करता है जिन्हें ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में ग्राहक के खातों में पड़ा पैसा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह विकल्प संख्या 3 है, यानी कि ग्राहक ही ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करता है जिनको उसके खाते में पड़ा पैसा उनकी मृत्यु की स्थिति में जाना चाहिए। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि बैंक खाते में नॉमिनी यानी नामांकन क्यों किया जाता है। तो यह भविष्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि खाता धारक के बाद पैसा किसको मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर थोड़ा गड़बड़ भी होता है परिवार के सदस्यों में, तो नॉमिनी होने के कारण परिवार को जो है कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बिना पैसा मिल जाता है। और नॉमिनी जो है केवल एक ट्रस्टी की तरह होता है जो कि कानूनी वारिसों तक पैसा पहुँचाने में मदद करता है। आइए अब प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। यह है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जननी सुरक्षा योजना को प्रायोजित करता है। पहला विकल्प है जनजातीय कार्य मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा महिला एवं विकास मंत्रालय, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यह थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इग्नू अक्सर ऐसे सवाल पूछता है जिनमें से उत्तर होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका भी उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। जननी सुरक्षा योजना जो है परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो जननी स्वास्थ्य योजना है या जननी सुरक्षा योजना है, इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री की यह योजना है। इस योजना का मकसद जो है संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है ताकि माता और शिशु मृत्यु दर ये कम हो सके। और इसमें गरीब गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में बच्चे को जन्म देने पर नगद सहायता दी जाती है। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। यह एक तुलनात्मक प्रश्न है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है। इधर निवेश विकल्प है, फिर उसका जोखिम और इनाम दिया हुआ है। तो आप जो है स्लाइड पर बनी हुई टेबल को देखिए। स्टॉक यानी शेयर में जो है जोखिम उच्च रहता है और रिटर्न भी उच्च मिलने की संभावना रहती है। फिर स्टॉक यहाँ पर जोखिम निम्न कह रहा है तो यह बात गलत होगी और इनाम उच्च मिलने का संभावना रहता है। लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, इसमें जोखिम बहुत ही कम रहता है और इनाम जो है मध्यम मिलने की संभावना होती है। जबकि सोना, इसमें भी जोखिम निम्न ही होता है और इनाम भी इसमें जो है निम्न से मध्यम की श्रेणी में मिलता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 को छोड़ करके, यानी ये जो 2 टेबल में दूसरा है उसको छोड़ करके बाकी 1, 3, 4 जो है बिल्कुल सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन संख्या 1, 3, 4 सही होगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। स्टॉक्स में जो है जोखिम हाई होता है और रिटर्न भी हाई मिलता है, यह सही है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि स्टॉक में जोखिम कभी निम्न नहीं होता, शेयर बढ़ता है घटता है। पीपीएफ जो है सरकारी होने के कारण यहाँ पर जोखिम कम है और रिटर्न भी मध्यम में मिलता है। सोना में मध्यम जोखिम और मध्यम रिटर्न होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आइए अब प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। PMJDY का मतलब है प्रधानमंत्री संयुक्त विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री संयुक्त धन योजना, प्रधानमंत्री संयुक्त मांग योजना। तो इसका जो सही विकल्प है प्रधानमंत्री जन धन योजना होगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो यह जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसका सही आंसर। यह वित्तीय समावेशन के लिए यह योजना लागू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता इसका टैग लाइन था। यहाँ पर जीरो बैलेंस पर भी न्यूनतम राशि के भी खाता खोला जाता है। खाता धारकों को रुपए क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा जैसे सुविधाएं भी मिलती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 यह पूछता है म्यूचुअल फंड है, किसी निवेशक द्वारा बाजार में निवेश किया गया धनराशि, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ऋण पर दी गई धनराशि, एकत्रित संपत्तियां जिनका प्रबंधन सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, या चौथा विकल्प है जमा की गई धनराशि जो निवेशकों को निष्क्रिय तरीके से शेयर बाजारों में भाग लेने देने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित की जाती है। तो इसका जो सही विकल्प है या विकल्प संख्या 4 है, यानी कि जो जमा हुआ राशि है उसको निवेशकों को निष्क्रिय तरीके से शेयर बाजार में भाग लेने देने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाता है। आइए अब थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हैं। तो यह जो है
सामूहिक निवेश है, इसमें कई छोटे निवेशक का पैसा एक ही जगह जमा किया जाता है और यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, यानी कि एक अनुभवी फंड मैनेजर यह तय करता है कि पैसा कहाँ निवेश करना है। यहाँ पर विविधता होती है, इसमें आपका पैसा एक साथ कई कंपनियों में लगता है ताकि जो है जोखिम कम हो। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर यह है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं केवल संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर। दूसरा 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 सही होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। आइए अब केंद्र क्षेत्र की योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है इसमें पूरी फंडिंग यानी 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। यह योजना सीधे केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है और ये अक्सर जो है संघ सूची जो भी यूनियन लिस्ट में विषय मेंशन है उसी पर आधारित होती है। इसीलिए विकल्प संख्या 4 उपयुक्त में एक से अधिक इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि हेल्पलाइन में कौन सा सही सुमेलित है। तो हेल्पलाइन नंबर है 1096, यह प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का है। 1930 साइबर शिकायत, 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन राहत केंद्र और 1091 संकट में महिला हेल्पलाइन। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1930 जो है यह साइबर अपराध या ऑनलाइन ठगी के शिकायत के लिए है, तो यह बिल्कुल सही है। 1033 जो हेल्पलाइन नंबर है वह नेशनल हाईवे पर किसी भी एक्सीडेंट या सहायता के लिए है। 1096 जो है प्राकृतिक आपदा के समय मदद के लिए है और 1091 महिलाओं के संकट के समय मदद के लिए है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या 4 ये सभी जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं या होगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है वह आपको रिपीट देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलते हैं PYQ से। चलिए अब प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमने 20 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हम वीडियो के महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस सफ़र को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपके लाइक्स ही हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। और जो दोस्त सब्सक्राइब करना भूल गए हैं वो अभी कर लें, क्योंकि अगला जो है और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इससे रिलेटेड आने वाले हैं, क्योंकि आगे और भी सब्जेक्ट्स के PYQs और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। यह प्रश्न पूछता है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रायोजित करता है। विकल्प है जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर भी जो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, इनमें एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो यह जो बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है यह मुख्य रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और उद्देश्य क्या है कि बीड़ी श्रमिकों के बच्चे को पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देना ताकि वो बाल श्रम से दूर रहें। और इसके लिए जो है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से जो है आवेदन लिया जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। यह प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। विकल्प है 17वां संवैधानिक संशोधन, 71वां या 72वां या 73वां संवैधानिक संशोधन। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आइए अब 73वें संवैधानिक संशोधन को देख लेते हैं। तो यह 1992 में जो है संशोधन हुआ था, इससे लोकतंत्र को जमीनी स्तर यानी गांवों तक पहुंचाया गया। यहाँ पर त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन हुआ। और यहाँ पर इसके तहत जो है हर एक 5 साल में पंचायत चुनाव कराना राज्यों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सामान्य सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। आधार सेवाएं, PM फसल बीमा योजना, तीसरा ई श्रम पंजीकरण या ये सभी। तो CSCs सामान्य सेवा केंद्र पर ये सभी सेवाएं उपलब्ध हैं। आइए अब थोड़ा CSC के बारे में जान लेते हैं। सामान्य सेवा केंद्र क्या है। तो ये जो है डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। गांवों में रहने वाले लोग बिना शहर जाए बिना आधार, बैंकिंग और वित्त सेवाओं का, बीमा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ रोजगार का भी उपलब्ध है ऑप्शन। यहाँ ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण वगैरह हो सकता है और डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने के लिए यह जो है सबसे महत्वपूर्ण करीब माना जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। यह है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची यानी अनुच्छेद 243W विवरण प्रदान करती है। विकल्प पहला है शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं, सामान्य सेवा केंद्रों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो सही उत्तर है यह विकल्प संख्या 1 है, शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं। आइए अब समझते हैं इसके बारे में। तो 12वीं अनुसूची जो है इसमें अनुच्छेद 243W यह नगर पालिकाओं के शक्तियों और कार्यों का उल्लेख करता है। कुल यहाँ पर 18 विषय हैं जिसमें सड़क, पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य वगैरह शामिल हैं। और ये जो है 12वीं अनुसूची यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अब प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। G2C सेवाओं से मतलब है सरकार से कॉर्पोरेट सेवाएं, सरकार से कंपनी सेवाएं, सरकार से नागरिक सेवाएं या सरकार से नगद सेवाएं। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प संख्या 3 है, सरकार से नागरिक सेवाएं। तो G2C का जो है मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार अपनी योजनाओं को जो है और सेवाओं को सीधे आम जनता तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाती है। इसके लिए जो है बिजली बिल भरना, आय प्रमाण पत्र बनाना, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, ये सब जो है इसमें शामिल होता है। और यह योजना जो है बिचौलियों की जरूरत को खत्म करती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और समय बचता है। तो याद रखिएगा G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार से नागरिक सेवाएं। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। यह है आधार संख्या में कितने अंक होते हैं? 12, 14, 16, 18। तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 है, आधार संख्या में दोस्तों 12 अंक होते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो आधार जो है यह 12 अंकों का होता है, यानी यह UIDAI द्वारा जारी की गई 12 अंकों की रैंडम संख्या है। इसमें उंगलियों के निशान और आंखों के पुतलियों के भी डेटा सुरक्षित रहता है। यह जो है आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के रूप में पूरे भारत में मान्य है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है। NSDL का मतलब है नेशनल सेविंग्स डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सर्विस डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड, नेशनल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प संख्या 2 है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आइए अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो NSDL जो है आपके शेयरों और बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने वाली एक बैंक की तरह है। इसमें जो है पैन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी भी NSDL को ही दिया जाता है। और यह जो है अब डिजिटल जब सारा कुछ हो गया है तो कागज वाले शेयर प्रमाण पत्रों की झंझट को जो ये खत्म कर दिया है NSDL ने। आइए अब प्रश्न संख्या 28 यह पूछता है पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प संख्या 2 है, विदेश मंत्रालय। आइए थोड़ा पासपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है केंद्र सरकार का विदेश मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। भारत में इस पासपोर्ट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं और यहाँ पर सत्यापन भी होता है। स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, तभी आपका पासपोर्ट जो है वो बनेगा। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। वोटर कार्ड क्या है? विकल्प है यह मतदाताओं के लिए वोट डालने का कानूनी पहचान प्रमाण पत्र है, यह मतदाता के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पाने के लिए पहचान का पत्र है, यह मतदाता के लिए यात्रा करने के लिए कानूनी पहचान का प्रमाण है, यह मतदाता के विवाह के लिए पहचान का प्रमाण है। यहाँ पर सही उत्तर विकल्प संख्या 1 है, यह जो है मतदाता के वोट डालने का कानूनी पहचान प्रमाण पत्र है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वोटर कार्ड जो है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है जो आपको वोट डालने का हक देता है। इसमें आपको जो है एक पिक मिलता है जिसे इलेक्टरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह मतदान के अलावा बैंक खाता खुलवाने और अन्य सरकारी कामों में ID प्रूफ के रूप में भी काम आता है। प्रश्न संख्या 30 है। वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ONORC योजना के क्या लाभ हैं? पहला विकल्प है प्रवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। दूसरा, NFS लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी FPS से अपना खाद्यान्न उठा सकते, उपयुक्त में कोई भी नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में एक से अधिक है। आइए अब थोड़ा ONORC के बारे में समझते हैं। तो ONORC जो है वन नेशन वन राशन कार्ड है, यानी अब ये जो है पोर्टेबल होता है, यानी कि आप जो है राशन कार्ड किसी एक खास दुकान से आपका नहीं बंधा हुआ होगा, आप देश में उस कार्ड पर कहीं भी राशन ले सकते हैं। तो यह प्रवासियों के लिए वरदान है, यानी जो दूसरे राज्य में काम करने के लिए मजदूर वगैरह जाते हैं उनके लिए यह क्या है, वरदान का काम करता है। इसके साथ साथ यह जो है डिजिटल राशन कार्ड है, यानी लाभार्थियों की पहचान जो है बायोमेट्रिक से की जाती है, जिससे धोखाधड़ी रुकती है। इसलिए यहाँ पर विकल्प संख्या 4 एक से अधिक विकल्प वाला सही है। आइए प्रश्न संख्या 31 पर प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग डैश के लिए किया गया था? सैन्य और वैज्ञानिक उद्देश्य, ऑनलाइन शॉपिंग, OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल गेम्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है सैन्य एवं वैज्ञानिक उद्देश्य।
तो प्रथम जो कंप्यूटर है यह ENIC के द्वारा बनाया गया था, मतलब ये उसका नाम ही था। तो इसका जो है युद्ध के दौरान काउंटिंग को करने के लिए हुआ था। उस समय कंप्यूटर जो है बराबर बहुत बड़े कमरे के बराबर होते थे और केवल वैज्ञानिक ही उन्हें चला सकते थे। और आज देखिए बहुत बदलाव हो गया मनोरंजन के लिए भी, लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर पहला बना था उसका जो है सैन्य और विज्ञान में उद्देश्य के लिए ही प्रयोग किया गया था। आइए अब जो है प्रश्न संख्या 32, यह है इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करने की अनुमति देते हैं, जैसे टेक्स्ट और आदेश, कॉपी और पेस्ट, कीबोर्ड और माउस। यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात हो रही है तो यहाँ पर दो विकल्प सही हैं, कीबोर्ड भी सही है और माउस भी सही है। तो इसका उत्तर 2 हो सकता है। यहाँ पर जो है कीबोर्ड और माउस, इसके थ्रू जो है डाटा एंट्री किया जाता है। कंप्यूटर को आप कमांड या निर्देश देते हैं। कीबोर्ड टेक्स्ट टाइप करने और शॉर्टकट के लिए जो है जरूरी इनपुट डिवाइस के तौर पर काम करता है, जबकि माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर आपके कर्सर को कंट्रोल करता है। प्रश्न संख्या 33 पर चलते हैं। यह प्रश्न पूछता है खोज इंजन वेब पेजों का विश्लेषण करने और उपयोगकर्ताओं को उनकी खोज के आधार पर प्रासंगिक खोज परिणाम प्रदान करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। डैश वेबसाइट मालिकों द्वारा अपनी खोज इंजन रैंकिंग में सुधार करने और खोज इंजन परिणाम पृष्ठों पर अपनी वेबसाइट की दृश्यता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक पद्धति है। अब देखिए विकल्प है सर्च इंजन अनुकूलन, सर्च इंजन अधिकतमीकरण, सर्च इंजन न्यूनीकरण, सर्च शीघ्र संगठन। तो इसका जो ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा सर्च इंजन अनुकूलन, जिसे कि हम लोग SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सर्च इंजन अनुकूलन है इसका उपयोग विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यानी SEO आपकी वेबसाइट या वीडियो को गूगल सर्च में पहले पेज पर लाने में मदद करता है। यहाँ पर अगर आप सही कीवर्ड्स का चुनाव करते हैं तो ज़्यादा लोग आपके कंटेंट तक पहुँच पाते हैं। और ये SEO का यूज़ देखिए डिजिटल मार्केट में और यूट्यूब चैनल के ग्रोथ के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्किल बनता जा रहा है। प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। डैश उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देने वाली भ्रामक ईमेल या वेबसाइट का उपयोग है। अब यहाँ पर विकल्प है मालवेयर, फिशिंग, हैकिंग या साइबर बदमाशी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है फिशिंग। दोस्तों, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला जाता है, वैसे ही हैकर्स आपको नकली ईमेल भेजते हैं जो बिल्कुल आपके बैंक जैसे दिखते हैं। यानी कि फिशिंग में क्या होता है कि जो धोखाधड़ी दिया जाता है, इसमें हैकर्स आपको फर्जी बैंक लिंक भेजकर आपका पासवर्ड या पिन चुराने की कोशिश करते हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे? तो हमेशा जो है ईमेल के सेंडर या वेबसाइट के URL को चेक करिए। चेक करते समय ध्यान रखिए कि HTTPS लगा हुआ है कि नहीं है। और बचाव आपका कैसा इससे करना है, तो अनजान लिंक पर अपनी निजी जानकारी जो है कभी भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। www का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सबको पता है कि इसका पूर्ण रूप जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो आइए अब थोड़ा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में भी बात करें। तो इसकी खोज 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा हुआ था। इसको टिम बर्नर्स-ली नाम याद रखिएगा। यह इंटरनेट पर मौजूद सभी सूचनाओं यानी वेब पेजों का संग्रह है और यहाँ हर एक वेब पेज का URL होता है जिसे हम ब्राउज़र में टाइप करते हैं और उसी के सिद्धांत पर यह काम करता है। प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या ईमेल। तो इन विकल्प को जब देखेंगे तो ईमेल जो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए सही उत्तर ईमेल हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम पब्लिक से जुड़ते हैं, इसीलिए वे सोशल मीडिया है। कम्युनिकेशन के लिए ईमेल का यूज़ होता है, इसलिए ईमेल को जो है सोशल मीडिया नहीं माना जाता। ये 1 to 1 यानी व्यक्तिगत या प्रोफेशनल संदेश भेजने के लिए है। तो हमेशा याद रखिएगा सोशल मीडिया मनोरंजन और शेयरिंग के लिए, जबकि ईमेल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यूज़ में आता है। प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस हैं। पहला विकल्प है वे उपकरण जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता सिस्टम को डेटा या फीड प्रदान करता है। दूसरा, वे उपकरण जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता डेटा प्राप्त करता है। तीसरा, वे उपकरण जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता को डेटा प्रदान किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वे उपकरण जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता सिस्टम को डेटा या फीड प्रदान करता है। विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आइए अब थोड़ा इनपुट डिवाइस के बारे में जान लें। तो प्रक्रिया यहाँ पर क्या है कि हार्डवेयर जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजता है। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब इनपुट डिवाइस ही हैं। महत्व क्या है कि इनपुट डिवाइस के बिना आप कंप्यूटर को ये नहीं बता सकते कि उसे काम क्या करना है। प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। बोलता है
कौन डैश यानी भौतिक चीज़ों या पहनने योग्य वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और कनेक्टिविटी के साथ अंतर्निहित अन्य वस्तुओं का नेटवर्क है जो इन वस्तुओं को डेटा संचार करने में सक्षम बनाता है। विकल्प है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रौद्योगिकी का इंटरनेट, चीज़ों की जानकारी या प्रौद्योगिकी की जानकारी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो चलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्लाइड पर बने हुए विजुअल्स को देखिए, जहां आपके घर का एसी, लाइट, वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरा सारा इंटरनेट से जुड़ जाता है और इसे जो है आप अपने फ़ोन से कंट्रोल करते हैं। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं। यानी कि स्मार्ट डिवाइसेस यानी फ्रिज, लाइट, एसी को इंटरनेट से जुड़कर खुद काम करने लगे। यहाँ पर ये सारे डिवाइस जो है एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं ताकि यूज़र का काम आसान हो सके और भविष्य में जो है आने वाले समय में स्मार्ट होम्स पूरी तरह IoT पर ही आधारित होंगे। प्रश्न संख्या 39 पर चलते हैं। यह है उत्पादकता सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को कम प्रयास में कोई कार्य करने में मदद करता है। एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को बहुत सारी चुनौतियों के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। एक सॉफ्टवेयर जो किसी सॉफ्टवेयर को विकसित करने के उत्पादक तरीके दिखाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, उपयुक्त सभी। आइए अब उत्पादकता सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो उत्पादकता सॉफ्टवेयर जो है दक्षता प्रदान करते हैं। ये सॉफ्टवेयर काम को कम समय और कम मेहनत में पूरा करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए MS ऑफिस, जिसके तहत MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट जो है, और गूगल वर्क स्पेस, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। इसका उपयोग करके ऑफिस का काम, डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन को आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? विकल्प है गूगल स्कॉलर, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, iCloud। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर गूगल स्कॉलर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा जो है ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सेवा के बारे में जानते हैं। तो गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी सेवाएं आपको फाइलों को इंटरनेट पर सुरक्षित रखती हैं। यानी कि क्लाउड पर जो भी फाइल रखी गई है उसको आप दुनिया में कहीं भी किसी भी डिवाइस से खोल सकते हैं। जबकि आपका ये जो गूगल स्कॉलर है, यह एक एजुकेशनल और रिसर्च पेपर खोजने के लिए एक सर्च इंजन है। इसीलिए गूगल स्कॉलर क्या है, क्लाउड स्टोरेज में नहीं आएगा। दोस्तों 40 प्रश्न सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। अब हम इस वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। अब एक छोटा सा काम आपके लिए, नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखें और ये बताएं कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि इग्नू स्मार्ट एग्ज़ाम प्रेप की ये मेहनत कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स 80% से ऊपर आएँ तो इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों को अभी व्हाट्सएप पर शेयर करें जो पढ़ाई में थोड़े पीछे हैं। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए अब शुरू करते हैं आखिरी 10 सवाल। प्रश्न संख्या 41 है, डैश जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है। विकल्प है डाटा विश्लेषण, MS एक्सेल, क्लाउड संग्रहण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह होगा डाटा विश्लेषण। दोस्तों निर्णय लेने में जो है डाटा विश्लेषण आजकल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित होता है। यहाँ पर अनुमान के बजाय वास्तविक आंकड़ों की मदद पर हम लोग निर्णय लेते हैं। दूसरा, पैटर्न हमें पहचानने में बनता है, यानी हम पुराना डाटा देखकर भविष्य की समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। और यह सटीक भी होता है। जो आधुनिक बिजनेस है और प्रशासन है, इसमें सफलता के लिए डेटा एनालिसिस अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 42 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर नहीं है? विकल्प है वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर या सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है सॉफ्टवेयर। बाकी जो तीनों हैं वॉर्म्स, ट्रोजन और एडवेयर, ये मेलवेयर के ही उदाहरण हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा मेलवेयर के बारे में समझते हैं। तो मेलवेयर जो है वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ही समूह है जो केवल नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जो है आपको काम करने में आसानी पहुंचाते हैं। तो ट्रोजन और बॉम्ब्स ये भी मेलवेयर के प्रकार हैं जो सिस्टम को धीमा या डेटा चोरी करते हैं। तो मेलवेयर से आप बचेंगे कैसे? तो अच्छे सॉफ्टवेयर जैसे कि एंटीवायरस को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें जो आपको इन मेलवेयर से बचाएंगे। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम फर्जी खबरों के दुष्परिणामों से मुक्ति में मदद करता है? विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना एवं खुफिया अधिनियम 2000, सूचना अधिनियम 2000 या प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प 1 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि IT एक्ट 2000 यह जो है फर्जी खबरों से आपको मुक्ति दिलाता ही है। इसके साथ साथ यह जो है भारत में साइबर अपराधों और डिजिटल सूचनाओं को भी नियंत्रित करता है और इसके तहत जो है दंड का भी प्रावधान है। अगर सोशल मीडिया पर अफवाह या फर्जी खबर फैलाया जाता है तो इस एक्ट के तहत जेल या जुर्माना हो सकता है।
इसके साथ साथ यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर भी आता है, यानी ई कॉमर्स और डिजिटल हस्ताक्षरों को भी इस कानून के तहत मान्यता मिलता है। प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है कि डिजिटल नागरिकता क्या है। पहला विकल्प है यह इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार और उचित उपयोग को संदर्भित करता है। दूसरा, यह इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी के लिए गैर जिम्मेदाराना और अनुचित उपयोग को संदर्भित करता है। तीसरा है यह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के जिम्मेदारीपूर्ण और उचित उपयोग को संदर्भित करता है। चौथा है यह इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करती है। तो यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 1 सही है, यह जो है जिम्मेदार और उचित उपयोग को जो है संदर्भित करता है। तो आइए थोड़ा डिजिटल नागरिकता के बारे में जानते हैं। तो डिजिटल नागरिकता जो है जिम्मेदार व्यवहार के बारे में बात करता है, यानी इंटरनेट का भी जब आप उपयोग करें तो आपको जो है नैतिक और कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा देती है, यानी तकनीक को समझाना और उसका समाज के कल्याण के लिए उपयोग करने की बात करती है। और ऑनलाइन सुरक्षा जो है अपनी और दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना और भी जो है डिजिटल नागरिकता का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में कौन सा तरीका इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा नहीं करता। विकल्प है मजबूत पासवर्ड बनाना, द्विकारक प्रमाणीकरण का उपयोग करना, सुरक्षित वाईफाई का उपयोग करना, असीमित व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करना। तो जो विकल्प संख्या 4 है यह इसका सही उत्तर है। असीमित व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करना यह आपके व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा नहीं करता है। यानी कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी की आप सुरक्षा कैसे करेंगे, तो डाटा प्राइवेसी रखें, अपना लोकेशन, फ़ोन नंबर या बैंकिंग डिटेल्स सोशल मीडिया पर कभी नहीं डालें। इसके साथ ज़्यादा जानकारी अगर आप साझा करेंगे तो हैकिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक ध्यान हमें ये रखना है कि इंटरनेट पर डाली गई जानकारी को पूरी तरह मिटाना नामुमकिन होता है, इसीलिए कुछ भी शेयर करने से पहले सोच समझकर इसे शेयर करें, अन्यथा आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 46 पर चलते हैं। यह है कि डिजिटल फुटप्रिंट डैश को संदर्भित करता है। डाटा या जानकारी का वह निशान जो किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते समय ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न होने पर छोड़ा जाता है। दूसरा विकल्प है डाटा या जानकारी का वह निशान जो किसी व्यक्ति द्वारा तब छोड़ा जाता है जब वह इंटरनेट का उपयोग नहीं करता या ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न नहीं होता। तीसरा है डाटा या सूचना का वह निशान जो किसी फर्म द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं करते समय ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न होने पर छोड़ा जाता है। चौथा है डाटा या जानकारी का वह निशान जो किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते समय या ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न होने पर छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह विकल्प संख्या 1 है कि डाटा या जानकारी का वह निशान जो किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते समय ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न होने पर छोड़ा जाता है। आइए अब थोड़ा डिजिटल फुटप्रिंट को समझते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, तो यह एक अस्थायी रिकॉर्ड है, यानी इंटरनेट पर जब आपके द्वारा जितने भी गतिविधि की जाती है, लाइक, कमेंट, सर्च, इसका एक निशान बच जाता है। और यह आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट तय करता है कि आपका डिजिटल दुनिया में छवि कैसा है। और इसी को ट्रैकिंग करके कंपनियां जो है इसका उपयोग विज्ञापन दिखाने और यूज़र के व्यवहार को समझने के लिए करती है, यानी कि आप क्या सर्च करते हैं उसी के आधार पर आपको जो है प्रचार वगैरह भी दिखाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। आइए अब प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं। ऑनलाइन सेटिंग में रोजमर्रा की दुनिया की तरह दूसरों के काम का उपयोग डैश के तहत नियंत्रित होता है। विकल्प है कॉपीराइट धरोहर, कॉपीराइट अधिनियम व कानून, कॉपी लिखित अधिनियम या कॉपी लिखित कानून। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 है कॉपीराइट अधिनियम व कानून। आइए अब थोड़ा कॉपीराइट अधिनियम और कानून के बारे में समझते हैं। तो यह जो है ऑनलाइन सेटिंग में नियंत्रण प्रदान करता है। यह हमें रचनात्मक अधिकार प्रदान करता है, यानी किसी की कविता, वीडियो या फोटो का उपयोग बिना अनुमति के करना दंडनीय है। इसके साथ साथ आप जो है फेयर यूज़ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा के लिए छोटे अंशों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कमर्शियल उपयोग के लिए जो है लाइसेंस जरूरी है। और कॉपीराइट अधिनियम जो है सृजन यानी आपकी क्रिएटिविटी को रेस्पेक्ट करता है, उसको सम्मान देता है। यह कानून जो है लेखकों और कलाकारों को उनके काम का उचित फल दिलाने में मदद करता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 48 पर चलते हैं। ईमेल लेखन और फॉर्मेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वेब कौशल है। पहला विकल्प है अपने ईमेल में पेशेवर लहजा और उचित व्याकरण का प्रयोग करें। दूसरा, एक स्पष्ट और संक्षिप्त विषय संबंधी पंक्ति शामिल करें। अपने ईमेल को परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ संरचित करें। या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अब समझते हैं कि ईमेल लेखन में वेब फॉर्मेटिंग में क्या वेब कौशल होता है। तो यानी आपको जो है ईमेल जब लिखें तो प्रोफेशनल लहजा रखें, हमेशा औपचारिक और व्याकरण की दृष्टि से जो है यह सही होना चाहिए। स्पष्टता आपके ईमेल में होना चाहिए, यानी विषय जो है सब्जेक्ट आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि सेंडर
को तुरंत पता चल जाए कि मेल किस बारे में है, और एक अच्छे ईमेल में ग्रीटिंग, मुख्य संदेश और क्लोजिंग जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब प्रश्न संख्या 49 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सुरक्षा का उन्नत तरीका है? विकल्प है डाटा कूट लेखन, क्लाउड स्टोरेज, पासवर्ड सुरक्षा या स्क्रीन लॉक। तो डेटा सुरक्षा का जो सबसे उन्नत तरीका है वह है डाटा कूट लेखन। सही उत्तर विकल्प 1 है। आइए अब डाटा कूट लेखन के बारे में जानते हैं। तो डाटा कूट लेखन में जो है कोड की भाषा होती है, यानी डेटा को एक ऐसे कोड में बदल देता है जिसे बिना की के नहीं पढ़ा जा सकता। अब दूसरा है कि यहाँ ट्रांसफ़र सुरक्षा होती है। जब डेटा इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका इंक्रिप्शन उसे सुरक्षित रखता है और विश्वसनीयता इसकी बनी रहती है, यानी बैंकिंग और सुरक्षित चैटिंग के लिए इंक्रिप्शन जो है सबसे भरोसेमंद तकनीक माना जाता है। यानी ओरिजिनल डाटा को इंक्रिप्टेड की के मदद से इंक्रिप्टेड डाटा में बदल दिया जाता है और जब उसके पास जाएगा जिसको आप भेजेंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं। यह है कि निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? विकल्प है गोपनीयता और व्यक्तिगत सीमाएं, धैर्य और सहानुभूति, और सभ्य और अपमानजनक भाषा, फोरम में अधिकार और जिम्मेदारियां। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, असभ्य और अपमानजनक भाषा। ये शिष्टाचार नहीं है। तो आइए देखते हैं इंटरनेट शिष्टाचार क्या है। तो इसको जो है हम लोग नेटिक्वेट कहते हैं या नेटिकेट कहते हैं। यह इंटरनेट पर बातचीत करने के सभ्य तरीके को दिखाता है। इसके साथ साथ आप में जो है सकारात्मकता होना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहस करते समय भी भाषा आपकी मर्यादित होनी चाहिए। और सहानुभूति ये है कि दूसरे का सम्मान करना और प्राइवेसी में दखल ना देना अच्छे डिजिटल नागरिक की पहचान है। तो दोस्तों मुबारक हो, हमने BSSS 183 दिसंबर 2024 के सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने वादा किया था, अगले वीडियो में आप सभी के लिए जून 2025 के ओरिजिनल PYQs का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। यह वीडियो आपके फाइनल रिवीजन के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आज की क्लास से आपकी मदद हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियोज़ को अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।